महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के टैगोर प्रेक्षागृह में आयोजित इस दर्शन महासभा के 95 और चौथे एशियाई दर्शन सम्मेलन की संपूर्ति का यह अवसर कुछ दृष्टियों से विशिष्ट है, ऐतिहासिक है। Starting from the Shastrarth to the cultural events, we are at the closure point of this Gyan Yagya. And on this auspicious occasion, a scholar statesman, non-geographist, a person with philosophy of simple living and high thinking, none other than Minister of State, Education and External Affairs, Professor Dr. Rajkumar Ranjan Singh Sir, is with us to grace the valedictory session and to guide us for the future goals of philosophy of human well-being. A huge round of applause for you, sir. Also, a huge shout out to the representation of 27 states and 5 countries sitting in this hall. A record-breaking participation of 450 plus delegates. And a cheerful and a heartful cheer to all our volunteers, teachers, and backstage help. ये ज्ञान यज्ञ अपनी संपूर्ति की तरफ है। सब शुभ हो, मंगल हो, इसलिए मैं माननीय कुलपति महोदय और अपने अति विशिष्ट अतिथि से अनुरोध करती हूं कि दीप प्रज्वलन करें एवं मंच की गरिमा बढ़ाएं। I request both of our PVC, our local organizing secretary, to help our guests and the office bearers to assist them through the stage, please. मैं भारत वंदना हेतु गोपाल साहू जी को आमंत्रित करती हूं। समेभ्यो नमो नमः।
जयतु जयतु भारते शुभ्रमुकुटधारके जयतु जयतु भारते शुभ्रमुकुटधारके तारापतिसदृशः सकलभुवनशेखरे विबुधवृन्दसंयुतः क्रान्तिशान्तिसङ्कुलः प्रगतिमार्गदर्शकः शत्रुमानवर्धकः खलसमूहनाशकः चलतु चलतु दिग्जये जयतु जयतु भारते शुभ्रमुकुटधारके जयतु जयतु भारते कुवलयदललोचनः प्रेमभावनारतः कुवलयदललोचनः प्रेमभावनारतः भव्यभावभूषितः गीतवाद्यपूरितः आदिशक्तिरक्षितः शम्भुभक्तिभूषितः छलप्रपञ्चवञ्चितः सकलबोधसञ्चितः देशभक्तिशोभितः चरतु चरतु पूर्वजे जयतु जयतु भारते शुभ्रमुकुटधारके जयतु जयतु भारते शुभ्रमुकुटधारके। धन्यवाद। मैं तकनीकी टीम से अनुरोध करती हूँ कि वे कुलगीत प्रेषित करने की कृपा करें। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, धर्म और देशों की सीमाएं टूट रही, एक पाँव रख कर देखो सौराहें फूट रही। सत्य अहिंसा और शोध के, सत्य अहिंसा और शोध के सपनों का आलय विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। मटमैली चट्टानों का वर्धाता है जो पठार, बंजर पर हरियाली की जय का प्रतीक साकार। दुर्लभ पांडुलिपियों का, दुर्लभ पांडुलिपियों का यह अनुपम संग्रहार। हिंदी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। चेतना का दीप है यह, ज्ञान का हिमालय, विश्वविद्यालय,
हिंदी विश्वविद्यालय। विद्या बुद्धि मनीषा की इस तपोभूमि का तात बने, चिंतन का आलाप बने, अपने दीपक आप बने। अंधकार के विरुद्ध है यहाँ, अंधकार के विरुद्ध है यहाँ महाज्योति प्रज्ञालय। हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। चेतना करीब है, ज्ञान का हिमालय। हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय। महर्षि वेदव्यास महाभारत में कहते हैं, पुरुष ही अर्थस्य दासा अर्थो दासो न कस्यचित. This seminar could not have achieved its aim and objective without the collaboration of ICPR, ICHR, ICSSR, and Central Sanskrit University. For welcome address, I would request Director of ICPR, Dr. Pooja Vyas ma'am. Ma'am, please. सभी को सादर नमस्कार, श्री गुरुवे नमः। Respected Honorable Dr. Rajkumar Ranjan Singh, Sir, Minister of State of Education of India. For this program, our Honorable Vice Chancellor, Professor Rajneesh Kumar Shukla, Sir, Vice Chancellor, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। डायस पर उपस्थित सभी सुधीजन, प्रोफेसर एस.के. सिंह सर, प्रोफेसर एस.आर. भट्ट सर, प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ, डॉक्टर जयंत उपाध्याय, प्रोफेसर चंद्रकांत रागेर प्रतिकुलपति, प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ला प्रतिकुलपति वर्धा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर देविका शाह, प्रोफेसर माओ, प्रोफेसर दिलीप मोहंता सर और इस सभा में उपस्थित सभी विद्वज्जन सुधीजनों को सादर अभिवंदन करते हूँ, नमस्कार करते हूँ। इंडियन फिलोसॉफिकल कांग्रेस आईपीसी के इस अधिवेशन में और चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय एशियन फिलोसॉफी कॉन्फ्रेंस के इस अधिवेशन में आज हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के इस प्रांगण में समापन सत्र के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा और समस्त संस्थाएं जो इस कार्यक्रम की सहभागिता के रूप में साथ में जुड़ी हुई है। निश्चित ही भारतीय दर्शन की अपनी बहुत ही समृद्ध और कल्याणकारी और गौरवशाली परंपरा रही। हमारे ऋषि मुनियों ने जो दर्शन दिया है वह सिर्फ उन लोगों ने अपने जीवन में उस दर्शन को साधा ही नहीं, उस दर्शन को अपने जीवन में उतारा और एक अलग तरह की एक अभिन्न जीवन शैली हम सब लोगों के सम्मुख रखी। उसी दर्शन की विभिन्न धाराएं बनी और दर्शन साहित्य की भी बहुत अधिक रचना हुई। किंतु विश्व में आज भी भारतीय दर्शन का अपना एक अनूठा और महत्वपूर्ण अनुकरणीय स्थान है। आज जिस जाजम के तले इस विश्वविद्यालय में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं
उस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की भी अपनी ही अलग और एक विशिष्ट पहचान है। वह न सिर्फ एक हिंदी भाषा के लिए बल्कि साहित्य और दर्शन में दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उसको एक उत्कृष्टतम स्थान दिलाने वाली एक ऐसी संस्था आज यह वर्धा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय माननीय प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल सर के इस पूरे सानिध्य में अपनी एक विशिष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक पहचान रखता है। उसका अपना एक स्थान आदरणीय सर के द्वारा इस संस्था के माध्यम से एक स्थान दिया गया और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस अधिवेशन को हम इस स्थान पर करा सके और इस अधिवेशन के माध्यम से हम सब लोगों को एक इस पवित्र स्थल पर आने का, एक इस अभूतपूर्व स्थल पर आने का सौभाग्य माननीय कुलपति सर के उसमें हमको प्राप्त हुआ। निश्चित ही आज़ादी के 75वें वर्ष में और अमृत महोत्सव के इस काल में इस तरह के महत्वपूर्ण विचार मंथन जो कि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद और विभिन्न संस्थाओं से संयुक्त होकर के आज इस प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ, इस बात का प्रतीक है कि दर्शन एवं विचार सिर्फ शारीरिक जीवन शैली का ही नहीं बल्कि उसको एक अलग दिशा में काम करने वाली सभी संस्थाएं भारत को अपने एक अनूठे स्थान में बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है और वह इस बात का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के इस प्रांगण में आयोजित इस चिंतन यज्ञ में भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद को भी अपनी सहयोग की एक यज्ञ आहुति देने का एक अवसर प्राप्त हुआ। हम सभी भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद और सभी समस्त संस्थाएं इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे सके, इसका हम सभी लोगों को अभूतपूर्व सौभाग्य की अनुभूति हुई। एक बार मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगी कि निश्चित ही इस तरह के बहुत अच्छे सुंदर प्राकृतिक सौम्य शुद्धता और विचारों के यज्ञ के एक ऐसे स्थान पर जो माननीय कुलपति जी के द्वारा इस अधिवेशन को करने के लिए प्रदान किया गया, हम सब लोगों के लिए हम सब उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कृपया करतल ध्वनि से इस बात का अभिनंदन और हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ निश्चित ही यह बात और विशिष्ट हो जाती है जब यहाँ इस मंच पर उपस्थित देश के शिक्षा और संस्कृति से जुड़े माननीय मंत्री जी और वर्धा के ऐसे ऊर्जा और क्रियात्मक और बहुत सारी ऐसी अभूतपूर्व विशिष्टताओं से युक्त माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल सर और अन्य सभी विद्वज्जन यहाँ पर जब उपस्थित हैं, प्रोफेसर भट्ट, प्रोफेसर पनीर सेल्वम, सभी लोग जो यहाँ पर विद्वान सब इस अधिवेशन में उपस्थित हैं, आप सभी लोग जो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पधारे और विदेशों से भी यहाँ पर आकर के लोगों ने अपनी सहभागिता इस मंथन के अंदर दी, इस विचार को यहाँ पर आगे बढ़ाया। निश्चित ही ICPR की ओर से एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हूँ और हम वाकई इस यहाँ पर कार्यक्रम में मेरे साथ मुझे लगता है ये अति विशिष्टता मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप सभी लोग इस बात से समर्थन रखते हैं कि इस तरह के जो यहाँ पर हम लोगों को आतिथ्य जो दिया गया माननीय कुलपति जी के इस प्रांगण में, जहाँ पर कि आप सभी लोगों को स्वयं अपने आप में एक विशिष्टता का बोध होता रहा, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं और सभी चीज़ों का बहुत ही बखूबी ध्यान रखा गया और सभी लोगों को यहाँ चाहे अकादमिक सत्र हो, चाहे वहाँ आप सब लोगों की हम सब लोगों के खाने पीने की व्यवस्था हो, रहने की हो, सभी को बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्टतम स्तर पर हम सभी लोगों का ध्यान रखा गया। इस बात के लिए एक बार पुनः साधुवाद करते हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के सभी लोगों को, समस्त टीम को। और इसी बात से अपनी बात को ख़त्म करते हूँ क्योंकि दर्शन शास्त्र अपने आप में एक वृहद विषय है, जीवन शैली है और निश्चित ही इस बात से अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि बहर सूरत ज़मानी ज़िंदगी की साथ लाते हैं, वे पौधे मर नहीं सकते जो मिट्टी साथ लाते हैं। तो ये यात्रा अनवरत रूप से चलती रहेगी। एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद पूजा दीदी। आतिथ्य और सत्कार हमारी सनातनी परंपरा है और हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए
मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति आचार्य रजनीश शुक्ला जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह सर का सूतमाला, शॉल और चरखा के साथ सम्मान करें। मैं पुनः आचार्य शुक्ल जी से अनुरोध करती हूँ कि वे विश्वविद्यालय के मोमेंटो के द्वारा भी हमारे विशिष्ट अतिथि जी का सम्मान करें। मैं माननीय मंत्री जी से 2 मिनट का अवकाश लेकर के सहर्ष ये सूचित करना चाहती हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय देश में पहला विश्वविद्यालय है जहाँ माननीय अंबेडकर जी की स्व अध्याय मूर्ति समता भवन के सम्मुख लगी हुई है। मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि उस मूर्ति की रेप्लिका भी विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से विशिष्ट अतिथि जी को प्रदान की जाए। This is the very first self-learning statue of Ambedkar being situated in front of a Samata Bhavan of this university. मैं माननीय प्रतिकुलपति आचार्य हनुमान प्रसाद शुक्ला जी से अनुरोध करती हूँ कि वे विशिष्ट अतिथि जी का पुस्तक से सम्मान करें। अब मैं माननीय प्रतिकुलपति आचार्य चंद्रकांत रागीट जी से भी अनुरोध करती हूँ कि वे विशिष्ट अतिथि जी का पुस्तक से सम्मान करें। मैं आचार्य रागीट जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वे आईपीसी के वाइस चेयरपर्सन प्रोफेसर एसके सिंह जी का स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी उपस्थित हैं। मैं प्रतिकुलपति आचार्य चंद्रकांत रागीट जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उनका भी स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। मैं विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आचार्य हनुमान प्रसाद शुक्ला जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आईपीसी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर पनीर सेल्वम जी का स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। मैं हनुमान सर से एक बार अनुरोध करती हूँ कि वे आईसीपीआर की डायरेक्टर डॉक्टर पूजा व्यास जी का भी स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। आचार्य शुक्ल, आपसे पुनः अनुरोध है कि वे देविका साहा जी का भी स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। आचार्य चंद्रकांत रागीट जी से अनुरोध है कि वे प्रोफेसर माओ का स्मृति चिन्ह से सम्मान करें।
आचार्य रागित जी से पुनः अनुरोध है कि वे प्रोफेसर दिलीप मोहंता जी का भी स्मृति चिन्ह से सम्मान करें। With the order and the permission of General Secretary of IPC, Professor S. Paneer Selvam, and the President and the Chairperson of this valedictory session, Professor Rajneesh Shukla sir, we are about to release the book Philosophy and the Calling of Global Responsibility. I request our chief guest, Dr. Rajkumar Ranjan sir, to release the book. Sir, please. यह सम्मेलन जब अपने सोपान पर है तो हम जानते हैं कि यह सम्मेलन में जिस आशाओं के साथ हम आए थे वह उन आशाओं की पूर्ति हुई है। सम्मेलन अकादमिक है। अकादमिक तौर पर इस सम्मेलन की प्रतिपुष्टि हो सके, इसके हेतु मैं डॉक्टर प्रणय देव त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से, जो कि आईसीपीआर से पीडीएफ भी हैं, उनको आमंत्रित करती हूं। Respected all the learned dignitaries on the dais and respected all the learned member of the dais. My namaskar to all of you. I am from Northeast India, a hilly state, Tripura. Myself, Dr. Pranoy Dev. I'm very much delighted to share my true experience on this special occasion, and for this, I would be very much grateful. I'm very much thankful to the Dr. Jayant Upadhyay sir for giving me this opportunity. The first of all, I like to express my sincere gratitude and my pleasure to express this opinion that this place is itself a historic one. And this session of 95th session of Indian Philosophical Congress as well as 4th session of Asia Philosophy Conference has become historic. In this sense that as we all got the information that more than 550 participants has been turned here to become a participant of this session. So it's become a historic one, such a large gathering I have never seen in any kind of seminar. So I would request from all of you to have a clap for ourselves only. So it's a very much great achievement for the whole organizing team, including our Professor Shukla sir. And the other thing, I would like to express my gratitude to the organizer committee, including Professor Rajneesh Shukla sir, as well as the committee member of IPC as well as APC for making or taking a great initiative in this session itself. So in the deteriorating situation of moral values and the critical evolution thinking, so this session has taken an initiative to write letters as a request to the different body of government in state as well as central level to give the utmost importance as well as consideration to the philosophical studies in the academic circle. So it's a time demanded
situation. And for these, I would be very much grateful to the organizing team of IPC as well as APC to making this initiative. So for these, from whole philosophical community of Tripura as well as from on behalf of all philosophy community, I would like to show my heartfelt gratitude to all the committee member of this session. So in this way also, its session has become a historic one. So with these words, I would like to thank again and again. I would be grateful to all of you. Thank you all. Thank you very much, Pranay. For further feedback, I would request Professor Jyotish Chandra Basak, Professor, Department of Philosophy, University of North Bengal. Professor Basak, sir, please. Dignitaries on the dais, Honorable Vice Chancellor Professor Rajneesh Kumar Shukla, Honorable Minister and other dignitaries, and dignitaries of the dais, my dear friends, those who are coming from different universities, colleges, research scholars, media persons, and ladies and gentlemen. I recall almost 19 years ago, rather not almost, rather it is actually 19 years ago, I was one member of the team when our university organized Indian Philosophical Congress. And I understand the labor that we had to put up for organizing this. And participants were more than around 350 at that time. When this year I came to know that it is going to be held in Varda, Indian Philosophical Congress 95th session, as well as Asian Philosophical Congress 4th session, I was so delighted to know, because Varda is a place which is known in history and all of us know its name. And it arranged everything very immaculately, I would like to say. I was astonishing how did it happen. The day I reached here first, whenever on 27th I came in the morning, I saw the vice chancellor of this university. He was present, and the way he was taking care of everything. Almost every day he did this thing, and there was a cultural program last evening here, and after the program, the way he paid his students, I think this is the perfect example of Indian tradition, what is called annikshiki, means how to give the leadership. Perhaps he used every Indian art so that every machinery of the university and other organizations work in perfect harmony to organize the program as perfectly as possible. I understand that it is indeed a very difficult task to organize such a big, huge program. The way they have arranged the accommodation, the way they have arranged everything, what should I maintain? I will not take much time because I know there will be other speakers also even after that. So if I start elaborating all these things, it will take some time. So I will not rather appreciate, since I shall be appreciating so many things. Rather, philosophy is some sort of critical thinking, as I understand this. So they have applied critical thinking also, because they have organized the programs in a different way. For example, they have organized one Shastra Alochana, which was, I liked it so much because they addressed the issue from different angles. And it was so intense, I think every people will be appreciating their initiative. Even the
cultural program they organized last evening, particularly the drama, the way it was conceived. And I have come to know that Vice Chancellor himself was present when rehearsal was going on. If I am right, I have come to know about this. So, sir, you are the master craftsman. I have no word to say. And about our minister, I understand that he is a minister, but essentially I understand that he is a professor. Because in spite of, minister has a lot of busy schedule, but in spite of this, he was here last evening. He is today again here. Uh, these are some of the appreciatory my remarks, but I have one suggestion also. I think there is always scope for some improvement. It is that I find plenty of research scholars have come from different parts of our country. So how can we give a bit more time to speak out their thing? I think I was thinking, is it possible? And if I try to think different ways, I think that it is possible to accommodate. So I would like to request the organizers, if possible, try to rearrange it in some way so that they can get some more time. I think they will feel encouraged for that. This is one suggestion that I wanted to extend. So with this, I would like to thank all of you again for appreciating such for organizing such a huge task so successfully. Thank you all. Thank you very much, Professor Basak. In the row of feedback, I request Dr. Arunima Bhattacharya, Head and Associate Professor, Department of Philosophy, University of North Bengal. A very good afternoon to the great audience over here, and my heartfelt regards to all the dignitaries sitting on the dais. This is the first time I'm present in the Indian Philosophical Congress, though I've been teaching for 20 years, and I feel that it's not the comment I should give that I feel great, but I feel proud to be a part of this program. This is indeed a lifetime experience for me. It's not really only coming to IPC, but I feel that I've been, in every moment, I felt the essence of being an Indian. I felt the essence of the value system. I felt that it is the perfect example of exhibiting whatever means to be an Indian. So it's beyond philosophy, beyond any discipline. It was an example, a lesson to me at every point of time. And indeed, I consider the Vice Chancellor, sir, as I would agree with Jyotishta, the master craftsman for entire thing. And it will be a great honor to come here for future discourses also. I would love to, because every time I come here, I feel that I can learn something from here. And I can take that back to my university there and try to implement a little bit if possible. So this is Philosophical Congress, and we are students of philosophy. I consider, though I'm a faculty by status right now, but I consider myself better as a student of philosophy and greatly a lover of philosophy. Philosophy is my love, and by virtue of being a lover of philosophy, I'll expect the audience will allow me to be a little bit critical also. So it's indeed like each and every session were so perfectly organized, so perfectly arranged. There was no flaw regarding any of the organization part
only as a participant, as an ordinary participant of the program, I would expect, like I have pointed, and I actually wanted to tell this, if I get a scope, that there could have been three I's capital. I mean, a small introduction of what IPC is about. Like, I'm coming here for the first time, so there should be like a regular formality, an introduction of the IPC, the functioning of IPC, what is it about for a normal participant like me. So this thing maybe could have been included. It can be a 5 minutes inclusion, but that could have been done. A little bit of informations, which is part of the introduction part. And because we are philosophers, and I was hearing to Professor Ambika Dutt Sharma in the symposium lecture yesterday, as he was quoting Professor Dayakrishna, and he said, we should be moving towards process modernity and not essential modernity. So if process modernity is the goal, and as we can see, that is, if restoration of ecosystem is also connected to that, then I feel that it's simply not enough that we expose all the ideas in varied forms, but also connect them up. So it's important to connect them all. So exposure is not enough. There could have been a provision for interaction, because every presentation is incomplete unless and until you interact and give a scope to the audience also to connect. Whatever deliberation we do, it remains incomplete unless and until you get a thesis, antithesis, and then only you get a synthesis. Okay, thank you all. Thank you very much, ma'am. With the permission of our chief guest and our chairperson of this valedictory session, there were few competitions and awards which been awarded, and I request that the certificate could be awarded. The first is Professor T.R.V. Murthy Essay Competition, and the winner is Prema Chakravarti. Next is SS Swaminarayan Shastri Essay Competition, and the awardee is Florence Mins. And next is Swami Pramananda Book Award, and the awardee is Dr. Appan Ramanujan. Many congratulations to all the award winners. And keeping with the flow of the program, I would request Vice Chairperson of IPC, Professor S.K. Singh, to address the hall. Professor S.K. Singh, sir, please. फिफ्थ सेशन के वैलिडिक्टरी समारोह में, जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा में संपन्न हो रहा है, मुख्य अतिथि माननीय केंद्र के शिक्षा और विदेश मंत्री प्रोफेसर सिंह जी,
और पूरा नाम इनका है राजकुमार रंजन। मैं अभी इनके बगल में बैठा हुआ था तो मैं इनकी विशेषता के बारे में सोच रहा था, और संजोग ऐसा है कि आप जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, आप ही के सामने मेरा रूम है। तो 2 दिन पहले से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कुछ क्रिएट किया जा रहा था कि कोई रहने वाले हैं, तो मुझे पता नहीं चला, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किया जा रहा था, मंत्री आएंगे। तो मंत्री जी कल आए और इतने सीधे साधे मंत्री जी कि यहाँ एक कल्चरल प्रोग्राम में रहे, साथ बैठ के खाना खाए और उसी गेस्ट हाउस में रहे मेरे सामने में, और सुबह तक कोई झमेला नहीं। बल्कि बिहार में अगर मंत्री, छोटा सा मंत्री आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं तामझाम। तामझाम के का अर्थ है कि आला लश्कर है, 5-10 सिक्योरिटी का आदमी है, कोई आने नहीं दे रहा है, कोई जाने नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, आप वहां रह नहीं सकते हैं। उनके साथ खाना खाना है तो शायद आपको धक्का में पीछे ही छूट जाएंगे। लेकिन आपके साथ मंत्री जी बहुत साथ साथ भोजन करके, साथ रह के, साथ में 2 कार्यक्रम करके, सांस्कृतिक कार्यक्रम में रह के जो अपनापन लगा वो शायद मुझे पहली बार लगा। और इस विदाई समारोह में आपको यहाँ पाके हम लोग अति प्रसन्न हैं, और इसके लिए इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस की ओर से मैं आभार प्रकट करता हूं। महोदय, इतना सरल व्यक्तित्व वाला प्रोफेसर, जिनका नाम का एक अपूर्व मीनिंग भी है। मैं भी सोच रहा था कि आप राजकुमार, प्रोफेसर तो हैं ही, आप राजकुमार भी हैं। राजकुमार वो होता है जो राज्यकाज चलाता है। रंजन, प्रसन्न करने वाला, आपको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। और आपका जो हमने देखा, बहुत आनंद आया, ऐसा हमने मंत्री को नहीं देखा है। और सिंह तो वही होता है जो अपनी वादा पूरा करता है। महोदय, आप जहां बैठे हुए हैं इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस के वैलेडिक्टरी अधिवेशन में, पिछले 4 दिनों से हम लोग फिलोसफिकल डिस्कशंस कर रहे थे। बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स पढ़े गए। ये अभूतपूर्व है कि 450 स्टूडेंट इसमें आए, 450 डेलीगेट्स इसमें आए हैं, और इतना अच्छा प्रबंध हमने नहीं देखा आज तक। लेकिन आपको अपने में से ही पाके, जैसा कि प्रोफेसर माओ ने कहा, ये तो हम लोग के टीचर थे, साथ साथ हम लोग काम किए हुए हैं, तो हमको लगा कि कुछ अपनी समस्या आपके सामने भी रखें जो सबकी समस्या है। जैसे फिलॉसफी की समस्या तो आपकी समस्या, आप शिक्षा मंत्री हैं, तो फिलॉसफी और फिलॉसफर्स, और इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस जो 95वां अधिवेशन कर रहा है, तो अपनी समस्या आप जैसे व्यक्ति को न करूं तो मुझे लगेगा मैंने कुछ छोड़ दिया, मैं नहीं कर सका। इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी बात कहूंगा और आपसे उम्मीद रखूंगा कि महोदय इस पर कृपया ध्यान देंगे। जैसे एक हमारा काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च, बरसों से वो चेयरमैन उसका कोई नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च का चेयरमैन लगभग 1 साल हो गया कि कितना दिन, हमको लगता है कोई है ही नहीं। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोगों को जो रिप्रेजेंटेशन वहां होता है, वहां मिलना होता है। काम तो चल रहा है, ऐसा नहीं कह सकते काम चल रहा है,
लेकिन अपना रिप्रेजेंटेशन वहां होता है, इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस का भी रिप्रेजेंटेशन वहां है, तो उससे काम सुचारू रूप से चलता है। महोदय, ये जो आप टैगोर हॉल इसका नाम है, और हमारी जो संस्था है इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस, उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर और राधा कृष्णन ने इसकी स्थापना की। और हम लोग 2 वर्ष के बाद लगभग 1925 में इसका सेंटिनरी सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे, सभी डेलीगेट की इच्छा है कि वह सेंटिनरी सेलिब्रेशन जो हो वो बहुत ही अच्छा ढंग से हो, जिसमें मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का आश्वासन चाहूंगा कि हम लोगों को उसमें आप अपना सहयोग देंगे, ताकि वो हम लोग वर्ल्ड कांग्रेस के रूप में भविष्य में मना सके। 2025 में टाइम है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ। महोदय, एक छोटी सी बात है, अभी कुछ लड़के हमसे रिप्रेजेंटेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन लेख पर दस्तखत करा रहे थे। उन्होंने कहा, हम भी क्या बात है, तो कहा कि त्रिपुरा में हम लोग जो फिलॉसफी पढ़ा रहे थे सेकेंडरी लेवल पे, उसको हटा दिया गया। तो फिलॉसफी, आपकी जो शिक्षा नीति है, उसमें दर्शन का महत्व नहीं है, उस पूरा दर्शन का ही महत्व दिया गया है उसमें, और सनातन का भी महत्व दिया गया है, संस्कृति का भी महत्व दिया गया है। और जब फिलॉसफी नहीं उठ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो हम मानवीय मूल्यों की रक्षा कैसे कर सकेंगे। इसलिए महोदय, ये हम आश्वासन चाहेंगे आपकी, आप कृपा करके ये जो समस्या आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देगा उस पर ध्यान देंगे। उसके बाद मैं इस अधिवेशन को यहां बुलाने के लिए प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, माननीय कुलपति का इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस की ओर से, और ये सभी डेलीगेट्स की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने इसको बुलाया और इतना अच्छा ढंग से इसको आपने इस सम्मेलन को किया, जो शायद अभूतपूर्व है। मैं लगभग 1975 से लगातार सेशन में आ रहा हूं, लेकिन इतना सुव्यवस्थित ढंग से, जिसमें लग रहा है कि सारे के सारे विश्वविद्यालय एक मशीन की भांति सबको मदद कर रहे हैं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। इसलिए आपको मैं इस सम्मेलन के लिए बधाई देता हूं, अच्छा ढंग से करने के लिए। और चूंकि आप एक फिलॉसफी के टीचर रहे हैं, विद्वान शिक्षक रहे हैं, और सब दिन आपका सहयोग हम लोगों को मिलता रहा है, सब दिन आप सहयोग करते रहे हैं, आईसीपीआर में हो, चाहे आप लेक्चरर के रूप में हो, रीडर के रूप में है, प्रोफेसर के रूप में हो, इसलिए आप कृपया करके अपना संबंध बनाए रखेंगे। उसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा यहाँ के जो आपके ऑफिसर्स हैं, टीचर्स हैं, डीन्स हैं, खास करके मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे लोकल सेक्रेटरी डॉक्टर उपाध्याय जी का। फिर एक नाम मुझको अभी सबका नाम नहीं याद है, लेकिन एक रंजय जी हैं, अंकित जी हैं, उपाध्याय जी हैं, जो बराबर हम लोगों का केयर लिए हैं। एक नाम मैं जोड़ना चाहूँगा, जो अभी मंच का संचालन कर रही है, वो डॉक्टर रोमाया शुक्ला जी, और उनके बारे में एक कहानी मैं बता रहा हूँ। उनको मैं कैसे प्रभावित हुआ उनसे, रोमासा जी से। इनॉग्रल सेशन के दिन वो अनाउंस कर रही थी जैसा आज कर रही है, मैं वहीं बैठा हुआ था। जब चीफ गेस्ट के रूप में हमारे माननीय कुलपति शुक्ल जी बोल रहे थे, तो वो बोलते बोलते, हम लोग की थोड़ी सी आदत होती है कि 50 मिनट पुराने लगते हैं, तो वो भी ज्यादा बोल रहे थे इनके हिसाब से,
और रेस्टलेस थी कि हम जाके उनको रोके, लेकिन रुक नहीं पा रहे थे, न वो कह पा रही थी। मैंने तब उनको बुलाया कि क्या क्या समस्या है आपकी, तो ऐसे ऐसे उनका टाइम खत्म हो गया है। तो मैंने उनको कहा, माननीय कुलपति तुरंत मान गए। बाद में पता चला ये बच्ची घर की बच्ची है, प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी की बेटी है, लेकिन उनकी तत्परता, वो रेस्टलेस हो रही थी कि हमारे पिताजी ही क्यों बोल रहे हैं। ज्यादा समय बीत रहा है, बाद में मैंने पूछा था आपने क्यों ऐसा किया, तो सर मैं रेस्टलेस हो गई क्योंकि समय पर इसको खत्म करना है। उसी समय को आज ध्यान में रखते हुए मेरा भी समय खत्म हो गया। ऑल दी बेस्ट बच्चा, सब खुश रहे। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर सिंह। कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय परिवार के अपने नवनालंदा महाविहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ जी हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि कृपया महोदय आएं और अपना वक्तव्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें। 95th इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस और 4th एशियन फिलोसफी कॉन्फ्रेंस के संयुक्त अधिवेशन के समापूर्ति समारोह में उपस्थित मंचस्थ हम सबके अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर राजकुमार रंजन सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री शिक्षा और विदेश भारत सरकार, मेरे अत्यंत प्रिय और माननीय कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी, समय की मर्यादा का ध्यान है मुझे, इसलिए इकट्ठे सबको प्रणाम करते हुए, नाम नहीं लूँगा सबका, जो मंच पर हैं और सभागार में हैं, उन सबों को संवेद रूप से प्रणाम करते हुए मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। फिलॉसफी is the mother of all subjects. In whatever subject we do research, it is called doctor in philosophy, doctor of philosophy in this and that subject. तो फिलॉसफी एक ऐसी दृष्टि है जो किसी भी थियरी को उसको थियोराइज करती है, उसको विजुअलाइज करती है, एक विजन देती है। इसलिए फिलॉसफी की परिभाषा तो मैं और ज़्यादा में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक सामान्य सी बात है। और इस देश में खास करके जो सो कॉल्ड मॉडर्न और मॉडर्नाइजेशन का टाइम आ गया है, जिसमें हम सारे भारतीय विद्या को, भारतीयता को, भारतीय मूल्यों की चिंता तो करते हैं, लेकिन उस चिंता को दूर करने के लिए या और समृद्ध बनाने के लिए कैसे हम आगे काम करें, इसके बारे में एक बड़ी ही बहुत आशाजनक दृष्टि नहीं दिख रही है कि पूरे हमारे, जबकि फिलॉसफी क्या सब्जेक्ट हर विश्वविद्यालय में होना चाहिए। और वो उत्तर भारत के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में तो है ही, दक्षिण भारत में इसकी बहुत कमी दिखाई दे रही है। जहाँ पर है कई जगह स्टूडेंट्स नहीं हैं, और उत्तर भारत में भी अब है, कई जगह टीचर्स नहीं हैं, कई जगह जो वैकेंसीज पड़ी हुई हैं सालों सालों से। आई डोंट नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फॉर not fulfilling the posts. If the teachers are not there, who will teach? जब भारत में हमारे बहुत पहले शिक्षा मंत्रालय ही होता था, बीच में इसको मानव को भी एक संसाधन मान लिया गया और ये बना दिया गया इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एज इफ वी आर नॉट सीकर ऑफ एजुकेशन, वी आर सिंपली ए मशीन। तो उसके कारण से एक रेशियो बना दिया गया, गलतफहमी कि 5 विद्यार्थी या 10 विद्यार्थी पर एक टीचर। मेरी कई बार आर्गुमेंट होता है तो क्या कि
ये क्या साइंस का, नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें लेबोरेटरी में इतने जगह है और नहीं है? क्या जहाँ 25 विद्यार्थी रहेंगे वहाँ हम कम पढ़ाएंगे और 50 विद्यार्थी रहेंगे वहाँ ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा? क्या हम 25 विद्यार्थी के रहने पर 4 ही सब्जेक्ट पढ़ा कर छोड़ देंगे? तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि पूरे भारतवर्ष में जब बहुत, एक तो सैंक्शन पोस्ट जहाँ नहीं है वो तो अलग बात है, वो भी होने चाहिए, और जो हों जहाँ जहाँ भी हम लोग जिन जिन विश्वविद्यालय में हों उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए, और चाहे सरकार के स्तर पर कहीं पर कोई कमी रह रही हो तो हमें, हमारा कर्तव्य है कि हम उनको दृष्टिगत बात को लाएं और वहाँ से पदों को भर करके अच्छे योग्य विद्यार्थियों का, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो और पूरे मनोयोग से हम पढ़ाएं। जिस भारतीयता की बात करते हैं हम, जिस भारतीय मूल्यों की बात करते हैं, और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीयता मूल्य की बात तो आ ही रही है, तो ये केवल थियराइज करने से नहीं होगा, इसको प्रैक्टिकल शेप में लाने की जरूरत है। और प्रैक्टिकल शेप में तभी हो सकता है, बात आ सकती है जब हम लोग अपने पूरे मनोयोग से, निष्ठा से अपने कक्षा में पढ़ाएं, अपने विद्यार्थियों को अच्छा रिसर्च करवाएं उनसे, और अगर सांगठनिक स्तर पर किसी पदपूर्ति की आवश्यकता है उसको भी करें। तो मैं माननीय मंत्री जी से फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि इस ओर, जबकि फिलॉसफी को हम कैसे और इनरिच करें और उसके माध्यम से भारतीयता कैसे इनरिच हो सके, इसके लिए हम सब लोग चिंता करें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए यह सभागार अति उत्साही है। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह उपस्थित हैं। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह मूलतः मणिपुर से हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा भूगोल में पीएचडी तक हुई है। पूर्व में आप मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव भी रहे हैं। 2013 से सार्वजनिक राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। 2019 में मणिपुर इनर से लोकसभा के सांसद हैं तथा केंद्रीय मंत्री परिषद में शिक्षा और विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। माननीय डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह सर। Namaskar, Kuramjari. My warm welcome to the all participants of the Philosophical Congress, both Asian Philosophy Conference and the Indian Philosophical Congress. First of all, Professor Rajneesh Kumar Suklaji, Vice Chancellor Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya Wardha. Professor R.S. Bhatt Ji, Chairman Indian Philosophical Congress and Asian Philosophy Conference. Professor S.K. Singh, Vice Chairman IPC. Professor Vidyanath Love Ji, Vice Chancellor Navanalanda Mahavirta University, or Dr. Jayant Upadhyay and Professor Chandrakant Rajat, Pro Vice Chancellor, and other distinguished friends on the dais. And also Professor L.P. Singh Ji, General President of 95th session of IPC, and other philosophers,
thinkers, research scholars, and students in the audience. It is my great privilege to address the Asian Philosophy Conference and 95th session of the Indian Philosophical Congress. The theme of the 95th session is freedom and responsibility. Of course, before starting the talking, I just happened the chance to release this book. And in the back page of this presently released book is mentioned about the climate change. And this will be related with this topic, that is freedom and the responsibility. Freedom and responsibility is an exercise in self-awareness and self-realizations by a thoughtful human mind with regard to a very problematic but highly significant enigma of human life concerning an antinomy of freedom and determinism experience in our day-to-day living in the context of human behavior due to fragmented approach to life and reality, and the need for the management of the same in a holistic framework. In this endeavor, we may derive helpful guidance and redemption from the deep insight and enlightening visions of Indian seers and sages. In a meaningful enterprise, the entire wide and variegated reality is to be kept in view with the main focus on human exercise or human existence. It has to be a holistic reflection from varied perspectives and multiple approaches. It has to be done with the objective of being benefited by it in shaping the cosmic and human existence of universal well-being. Naturally, therefore, the individual human existence, human society, natural environment, scientific and technological enterprises, and socio-political organization, etc., become crucial point in a purposeful deliberations. Consideration of deeper issues concerning this area provides it a practical orientation in the context of human life planning, social engineering, science, policy, and environmental stewardship. Human being is the highest emergent in the cosmic process so far, shaped by genetic endowment, ecological interactions, and cultural transformations. Human existence is multiracial, multidimensional, and multi-layer. It has individual, social, and cosmic aspects in a holistic and organic framework. It is immensely related with nature, other than being a non-human living species. Human identity, therefore, cannot be determined by any one of these factors alone in isolation from others. It is constituted by the totality and integrate unity of all of them. Human being is
ideally speaking, ratiocinate, goal-oriented, free and responsible agent. He or she is a knower, responsible agent, and enjoyer through innate competence and overt performance. As a self-conscious and reflective person, he or she has the capacity to understand one's own self as also others. The term used in Indian culture for such a human being is Purusha, and his or her plan, purposive, and methodical action in terms as Purushartha. As a knower, human being is endowed with the capacity to know, to discriminate, and to form judgment. He or she has freedom of will and can make a choice. He or she is also a responsible agent and has to be accountable for his or her action. The free will is regulated will. All his or her willful action should therefore be in the form of Purushartha. He has to perform action with full knowledge, freedom, and responsibility. They should be in the form of art and not anartha. Activity is the law of life, and every human being must act as a Purusha or Purusha for survival, sustenance, and for enhancement of quality of life. So there is inclusive alternation between freedom and determinations or determinism. Rationality as discriminative ability implies freedom to choose, but being guided by certain norms. It is also implies responsibility for the consequences so generated by one's action. The point is that we have to avoid dichotomous approach to freedom and determinations. Human life is unique and special gift which is rare among all creatures. It is a prize possession acquired through a good deal of meritorious act in the previous birth. It is valuable and is to be valued. A mechanistic understanding of human nature is truncated and cannot explain the spontaneity, creativity, and global organization inherent in human nature. Only a theological, holistic, and inclusive understanding of human potentialities, capabilities, and achievement can do justice to human appreciations or human aspirations. The knowledge and quest for values and plan effort to realize them constitute the core of ideal human life. All human beings must participate or made to participate in the process of value realization. This is our universal responsibility. Activity is the law of life, and every human being has to act for survival, for sustenance, and for enhancement of quality of life. So, human conduct has to be
theological, and goal-oriented. In the choice of conduct, there is freedom and also regulation of free will. There is inclusive alternation between freedom and determinism. Rationality and discriminative ability implies freedom to choose, but being guided by certain norms. It is also implies responsibility for the consequences so generated by one's actions. Freedom to choose means availability of alternative to opt for which is good, right, and conducive to well-being, or to opt for that which is bad, wrong, and harmful to well-being. A human being can act in either of the two ways, but he has to be responsible for that action. These determinations and choice of alternatives requires norm prescription by human freedom, also implies a scope for both norm adherence from and adherence and norm violations. In this context, ethical consideration become meaningful since they tell us about the rules and regulation to be adhered to and prohibition to be avoided, values to be pursued, and these values to be shunned are both equally central to moral considerations. In ethical context, values are termed as virtues, and this reaction between values and the virtues should be kept in mind. Education is a conscious, deliberate, and planned process of modification in the natural growth and development of human being and the surroundings. If proper and adequate, it ensures accelerate processes of development of human life in right rhythms. It is therefore a means for betterment and enhancement of quality of life. It is useful for the personality development, character building, and for livelihood. It is a hallmark of civil society, but all this become utopia if it is not properly conceived and implemented. Before concluding, I would also like to reflect some of the points focused by our respected professor from the dais. Particularly, philosophy is a subject, is a mother of all subjects, but the popularity of the subject is a bit dwindled. I think this will be answered by Honorable Vice Chancellor of this university, but my loud thinking is that why we are not able to discuss this matter on such platform like Indian Philosophical Congress, why our subject philosophy is not popular. What are the reasons behind it? And why we are not able to make it popular and choice of the generation. So these are two certain points which I humbly request all the scholars of the philosophy to think on it and make the subject more popular, more accommodable to the people. And these days, perhaps G20 presidency
is owned by India and received by our Honorable Prime Minister. And he said, on the day of the formal reception of that chairmanship, he said, one art, one family, and one future. So this saying can be applied to all approach of our life. And also even today's book cited about the global climate change and its impact. So if we have the theme as described by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he said, one earth, one family, one future. So to survive the human being conducively, we need to protect our natural environment. And this natural protection of natural environment is the right and the duty of ourselves. That means the whole citizen of this globe has the responsibility to bring an amicable situation to arrest the effect of the climate changes by ourselves. With these few words, once again, I'm very happy to be here in this philosophical Congress and the Asian Philosophical Conference. Though I'm not a man of philosophy, but some of our professors mentioned that PhD, Doctor of Philosophy. So the word PhD is with me. That's why I able to join this function. So with these few words, once again, I hope this year 22 is going to end, and we are hoping for a new year 2023. As the new years come, I wishes all of you the best wishes to the coming new years, as well as all the philosophers, all the scholars of this subject, be with a new hopes, with a more prosperous and more progressive Congress should be held in the near future. Jai Hind. Thank you very much, sir. Now, with the permission of Chair, respected Chief Guest, Professor Dr. Rajkumar Ranjan, sir, I would proudly announce, and I'm very proud to tell you that the students of this university and all the volunteers and the teacher of this university are committed towards the hospitality of our delegates. And in this row, the student of mass media has prepared a newspaper of this conference and a non-periodic news bulletin by the student as well is being prepared. I would request our chief guest to release the newspaper and the news bulletin, please. I request all the students who have been part of this newspaper and the news bulletin to be on the stage. नमस्कार, मैं शिवानी और मैं साक्षी ढाले। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों के अव्यवसायिक समाचार बुलेटिन वर्धा दर्शन में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में 27 से 30 दिसंबर तक भारतीय दर्शन महासभा के 95वें अधिवेशन तथा चौथे एशियाई दर्शन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व तथा पारिस्थितिकी के पुनर्स्थापन पर बल दिया गया।
सम्मेलन का उद्घाटन 27 दिसंबर को हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की कुलपति आचार्य नीरजा अरुण गुप्ता ने भाग लिया। हम जब दर्शन की बात करें तो बाह्य दर्शन और अंतर्दर्शन, बाह्यकरण और अंतःकरण जब एकाकार होंगे तो ही हमें मौलिक और कृत्रिमता, इन दो का भेद समझ आएगा। वर्धा के सांसद श्री रामदास तड़स ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। जब ये महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ की शुरुआत हुई, भूमि पूजन हुआ, तब मैं एमएलसी था। देखते देखते इनकी ऊंचाई इतनी बढ़ी और जब आचार्य शुक्ला जी यहाँ पे आए तो इसकी ऊंचाई तो देश विदेश में चली गई। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के कर्मभूमि में आप सबका मैं यहाँ पे सांसद होने के नाते स्वागत करता हूँ। कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने नमामि गंगे परियोजना की सफलता को रेखांकित किया। मनुष्य और मनुष्य के इस संसार के साथ संबंध, इस धरती के साथ संबंध, इन संबंधों की दृष्टि नहीं बदलेंगे तब तक हम वहां लौट नहीं सकते। भारत ने कर दिखाया, इसलिए हम चर्चा कर सकते हैं। भारत ने नमामि गंगा प्रोजेक्ट को सामने रख करके एक दृष्टि बदली है। कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मधुसूदन पिन्ना और गोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रशांत बोगाड़े ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। भारतीय दर्शन महासभा के साधारण अध्यक्ष आचार्य एलपी सिंह ने सम्मेलन के मुख्य विषय स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व तथा पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन के लिए दर्शन पर विचार रखे। Consciousness can be defined as embodying mysticism, metaphysics and truth. It is subject that has long been debated by scientists and Indian and Western philosophers, not always in agreement, to find the meaning of its enigmatic presence in human life. Consciousness is essentially a substratum of harmonious universe called cosmos, that is Brahman. भारतीय दर्शन महासभा की कार्य समिति के अध्यक्ष आचार्य एस.आर. भट्ट ने दर्शन को विश्व कल्याण के लिए पुनर्जीवित करने पर बल दिया। Our rishis and sages have always talked of sarve bhavantu sukhina. So let us have this message spread all around the globe that from aham, from ego, let us go beyond, transcend ego and touch sarvam. This journey from aham to sarvam. This is philosophical message to humanity. त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल के आचार्य गोविंद शरण उपाध्याय ने भी अपने विचार रखे। वैदिक दर्शन के जो धर्म के 10 नियम है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम, इन धर्म को इंडोर्समेंट करें विश्व के लिए एक वैश्विक नैतिकता के तह पर, तो संभवतः भारतीय दर्शन, भारतवर्षीय दर्शन का जो उन्नयन होगा वो वैश्विक तह पर अन्य दर्शनों के अपेक्षा बहुत बड़े स्तर पर होगा। सम्मेलन के दूसरे दिन दर्शन शास्त्र में युगानुकूल पुरुषार्थ मीमांसा पर शास्त्रार्थ हुआ। सम्मेलन के दौरान विभिन्न समानांतर सत्रों में शताधिक शोध पत्र पढ़े गए। देश विदेश के 400 से अधिक अध्येताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के दूसरे और तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। सम्मेलन के संपूर्ति सत्र में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह मुख्य अतिथि थे। संपूर्ति सत्र में भारतीय दर्शन महासभा के महासचिव प्रोफेसर एस पनीर सेल्वम ने 95वें अधिवेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की। संपूर्ति सत्र में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर अशोक उमेश कदम,
भारतीय दर्शन परिषद और एशियाई दर्शन सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर एस.आर. भट्ट, भारतीय दर्शन महासभा के साधारण अध्यक्ष प्रोफेसर एल.पी. सिंह और भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सदस्य सचिव आचार्य सच्चिदानंद मिश्र ने भाग लिया। उद्घाटन तथा संपूर्ति सत्र का संचालन डॉक्टर रोमसा शुक्ला ने किया। आज की बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। एक बार जोरदार तालियों से इन छात्राओं का उत्साहवर्धन करिए। And personally, I am very proud to see Nari Shakti on the stage. Now, for the presidential remark, I would request our backbone, our essence of excellence, Vice Chancellor of our university, Professor Rajneesh Kumar Shukla sir. So please. This is a time when it's difficult to utter a single sentence which is rational, which is only argumentative, based on the arguments, but this is the time when I would like to speak from bottom of my heart. At the very occasion of the valedictory session of this conference, I am welcoming Honorable State Minister of Education and External Affairs, a renowned scholar and now a scholar statesman who is visualizing the concept of Plato by his deeds. He is an excellent education administrator also. जो जानते हैं मणिपुर विश्वविद्यालय के बारे में, वो ये भी जानते हैं कि सर ने उस विश्वविद्यालय को किस प्रकार से सुव्यवस्थित किया था, so that responsibility to lead the education of India, to renovate the educational system of India, and to implement the education policy for 21st century, education policy for making India Vishwaguru is rendered to him. We welcome you, sir. At the very time, I'm grateful to all the office bearers of IPC, especially to the executive chairman of the IPC, Professor Siddheswar Rameswar Bhatt, General Secretary, Professor Paneer Selvam, and Vice Chairperson, my Kalyana Mitra,
Professor S.K. Singh, and other honorable office bearers who have given an opportunity to organize this huge confluence. This is not a conference, but this is a confluence, huge confluence. The sacred and auspicious confluence be visualized at the very small place like Wardha. जगह छोटी है, गांव है, दंडकारण्य है। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से सभी सहभागी हुए 450 से अधिक प्रतिनिधियों के प्रति अपने विश्वविद्यालय की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। In last 4 days of this confluence, several issues were raised, several questions were raised, and we, the philosophy student and the scholars of philosophy, believe the responsibility of philosophy is only to raise the questions, not to seek, not to get, not to attain the answer. This is the 20th century phenomena which we adopted in Indian philosophy also. लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि यह कॉन्फ्रेंस इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है कि हमने अपनी पहली जिम्मेदारी को, सवाल उठाने की जिम्मेदारी, प्रश्न खड़े करने की जिम्मेदारी और प्रश्नाकुल होने की जिम्मेदारी, ये स्वीकार की, लेकिन उत्तर की ओर भी बढ़े हैं। ये 95th सेशन इस दृष्टि से भी हिस्टोरिकल रहा है कि हमने पहली बार method of philosophization as used since ages in Indian philosophy is demonstrated. I am saying demonstrated. That is not applied because we don't know what is that. How do usually a philosopher of Indian soil, Indian cultural milieus, and Indian value system moving scholar, how does he think? This is forgotten. सिर्फ हम ही नहीं भूले हैं, सिर्फ दर्शन के विद्यार्थी और अध्येता इसको नहीं भूले हैं। 185-86 वर्षों से ये पूरा देश सभी विद्या स्थानों में भूल गया। इस दृष्टि से यह हिस्टोरिकल है कि हम जब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, द challenges of the 21st century and Indian response through its education system, इसको लेकर के पूरा देश एक अभियान चला रहा है। डॉक्टर सिंह और इनके मंत्रिमंडलीय और मंत्रिपरिषदीय अन्य सहयोगी इसको लेकर के पूरे देश के साथ एक वार फुटिंग एटमॉस्फेयर बनाए हुए हैं। हमने भी फिलोसफी की फील्ड में द इंडियनाइजेशन ऑफ द इंडियन फिलोसफी, डीकोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन फिलोसफी एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ फिलोसफी, इन इश्यूज पर चर्चा की है। हमारी बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। आज ये तो नहीं कह सकता है कोई कि द फिलोसफी इज द डेड डिसिप्लिन, इंडियन फिलोसफी इज अ डाइंग सिस्टम, डाइंग फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन। लेकिन कुछ सवाल प्रोफेसर एस के सिंह जी ने उठाए और माननीय मंत्री जी ने द
स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी होने के नाते, ही इज द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, आई एम द स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी। स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी होने के नाते मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी दी कि इन प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। द आंसर इज वेरी मच क्लियर। Philosophy cannot make a man technically sound. But what is the challenges and issues? By the rapid development of the technology, by the rapid growth and mushrooming of the productivity mode and machines, by the rapid exploitation of the nature, man is in race toward the destruction of this nature. आज ये पहली बार ये सवाल आया है, यूएनओ इस डिस्ट्रक्शन को, इस डिस्टॉर्शन को भूल करके हमें रिस्टोरेशन की ओर जाना पड़ेगा। और आज हम सब लोगों ने देखा है, भारत के प्रधानमंत्री की पूज्य माता जी का देहावसान हुआ। उनके अंतिम संस्कार के बाद वो सीधे जिस बैठक में गए थे, वो बैठक नमामि गंगा मिशन की बैठक थी। उस मिशन को दुनिया बचाई जा सकती है इसके माध्यम से, इसके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार किया। दैट इज द आंसर। एंड our contribution, assuring the contribution of the scholars and students of the philosophy in that mission is the only way we can change this pathetic scenario of the philosophy. If you can change the world, you are valuable. If you can safeguard the world, you are valuable. If you can a new word, you are valuable. If you can help this world, this civilization, for the progression of humankind from animality to humanity, then only you are useful and you will be given proper attention by the society, whether that is a state or the civil society. This is the answer. This is the biggest question. This is the biggest unsolved question. This is the biggest unattended question among the philosophy academia. दर्शन पढ़ने वाला कुछ नहीं कर सकता है। ये जो अवधारणा है, ये जो मान्यता है, इस मान्यता से समाज को मुक्ति कैसे प्राप्त हो, शायद वर्धा इसमें सहयोग कर सकता है। वर्धा, दिस इज द प्लेस ऑफ गांधी, विनोबा, प्लेस ऑफ बाबा आमटे, प्लेस ऑफ राष्ट्रसंत टुकड़ोजी, and a place where social service, doing something for society by stealing time from this run of bread and butter is the usual nature of the people of the villages and forest of the Varda. ये एक बात हो सकती है जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए। कोई समाज ऐसा है, कोई दुनिया ऐसी है जो गांव और जंगलों में रहने वाले लोग भी कुछ समय समाज के लिए किया जाना चाहिए, इसके लिए अपने रोटी पानी के जुगाड़ से बाहर निकलते हैं
और ये वो बात है जिसका उत्तर फिलॉसफी को देना पड़ेगा। यह वो बात है कि नए वैल्यू सिस्टम को बनाना पड़ेगा, जीवन को, जगत को, जीवन जगत के साथ व्यक्ति के अंतर्वैयक्तिक संबंधों को नई परिभाषा देने का कालखंड आया। यह कालखंड आया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। शायद भारत के अंदर पहली बार एक एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसने जितनी पंक्तियां फिलोसफी के लिए, द नीड ऑफ फिलोसफी फॉर द एजुकेशन, द यूटिलिटी ऑफ द फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स फॉर द एजुकेशन, इसकी चर्चा की हो, उतना इसके पूर्व नहीं हुआ है। इन स्पाइट ऑफ ऑल, वी आर इन ग्रेट threat of the existence of philosophy. Actually, we are not afraid about existence of philosophy, but we are in fear, unseen fear of our unresponsible behavior, non-responsible reactions towards the challenges, questions of our contemporary society, of our own time. We have to change this. What we are doing? We are teaching history of philosophy, nothing else. By the name of the recent philosophy, even we are teaching the history of recent past only. When we teach contemporary philosophy, we teach the philosophy of 19th century and 20th century. We have to differentiate what is the difference between the history of philosophy and philosophy. New education policy start with some introductory remarks. एक ऐसी शिक्षा बनानी है जो मनुष्य को एक समीक्षात्मक बुद्धि, आलोचनात्मक मेधा और सृजनात्मक कल्पना से संपन्न कर सके. And this critical thinking and creative imagination is nothing but the philosophizing. Philosophizes, only by the philosophization we can evolve, we can resurgence the creative imagination, we can make a brain habitual for the critical thinking. The abolishment of the rota system of education is the utmost demand of the time. And only the student and scholars of philosophy can give an alternative model for learning. आज सवाल है कि क्या हम सीखने की प्रक्रिया का दार्शनिकीकरण कर सकते हैं? हम सीखने की वह प्रक्रिया ले आ सकते हैं जो युद्ध के मैदान में भी कृष्ण अर्जुन को सिखाता है और शिक्षण की प्रक्रिया चल रही होती है. लाइफ लॉन्ग लर्निंग की उस प्रोसेस की कोई फिलॉसफी हमारे पास है क्या? हमारे पास कोई वायलेंस है? वो तरीका है क्या कि एजुकेशन सिस्टम को हम नॉलेज और स्किल के बीच जो बैलेंस हो सके वो बैलेंस दे सके? दीज आर द इश्यूज. इफ हमने उत्तर इसका दे दिया, हमने इस सवाल को हल कर लिया, तो निश्चित रूप से यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोफेसर एस.के. सिंह जी, ना हमको ना आपको, कि फिलॉसफी के लिए मंत्री जी कुछ कीजिए. मंत्री जी कहेंगे, हे फिलॉसफी वालों, इस देश, समाज और इस दुनिया के लिए फिर एक बार कुछ करके दिखाओ. हम उस मूड में हैं क्या जिस मूड में हिंद स्वराज्य के पब्लिकेशन के बाद इस देश का एकेडमिक फिलोसॉफिकल एरिना था? IPC was established for this only.
इस आईपीसी के स्टेप को स्टेब्लिश करने के पीछे यही कारण था। जो कॉलोनियल फिलोसॉफिकल सिस्टम है, जो कॉलोनियल वर्ल्ड व्यू है, उस वर्ल्ड व्यू से बाहर निकल करके हिंद स्वराज्य ने जो रास्ता दिखाया है, भारत के स्वराज्य का, भारत के स्वराज्य के माध्यम से पूरी दुनिया के स्वराज का जो सिद्धांत गांधी ने प्रस्तुत किया था, जो सिद्धांत अरविंद ने प्रस्तुत किया था, जो सिद्धांत स्वयं टैगोर ने प्रस्तुत किया था, जिसके इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश राधा कृष्णन एक तरफ कर रहे हैं। कल ही हम और प्रोफेसर मोहंती बात कर रहे थे, दिस ईयर इज द सेंचुरी ईयर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी ऑफ एस.एन. दास गुप्ता। एक किताब के 100 साल होने जा रहे हैं। क्या कोई विश्वविद्यालय बता सकता है कि एस.एन. दास गुप्ता जितने टाइप्स ऑफ फिलोसफी की बात कर रहे हैं, जितने टाइप्स ऑफ थिंकिंग की बात कर रहे हैं, आज से 100 साल पहले 50% ऑफ दैट दोज टाइप्स आर टॉट इन द फिलोसफी डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया? उत्तर तो एक ही होगा, नहीं किया है। इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। बी.एन. सील ने जो सवाल खड़ा किया था इंडियन फिलोसफी को लेकर के, पॉजिटिव साइंसेस, इस किताब में उसका उत्तर उसको हमने आगे बढ़ाया है क्या? एक समय था भारतीय दर्शन में चिंतक विज्ञान के नए सिद्धांतों को उदय के रास्ते बता रहे थे। हम उसके गीत तो आज भी गाते हैं, हम आज भी कणाद की चर्चा करते हैं। लेकिन क्या पिछले 100 वर्षों से 95 वर्ष इस संगठन के भी हुए हैं, इन्हीं उद्देश्यों से स्थापित था। पिछले 100 वर्षों में दुनिया के विज्ञान को नई सैद्धांतिकी देने की दृष्टि से इस फिलोसॉफिकल लेरिना ने कुछ किया है क्या? वो समय बीत गया जब हमको मुगालते में रखने के लिए ये बताया गया था हमारा काम क्या है। हमारा काम तो क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स है। हमारा काम क्या है? एनालिसिस ऑफ दिस वर्ल्ड है। हमें उत्तर नहीं देना है। ये मुगालते में रहने, भ्रम में रहने के दिन बीते हैं। सेंटेनरी ईयर जब होगा तो क्या हम 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, जब 100 वर्ष के एक ऑर्गेनाइजेशन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो ऐसे किसी हाल में मैं कल्पना करूंगा कि संपूर्ण भारत सरकार, यानी भारत सरकार का संपूर्ण मंत्रिमंडल उस हाल में हो। मैं इसकी कल्पना करते हुए कह रहा हूं, क्या हम उस समय भारत सरकार को यह गिना सकेंगे कि हमारे फिलोसफी के स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है? क्लासरूम के टीचिंग सिस्टम से बाहर निकल करके हमने सोशली रेलेवेंट, नेशनली इंपॉर्टेंट इस प्रकार के अनुसंधान की तरफ कोई ध्यान दिया है क्या? क्या हमने वो सवाल उठाए हैं कि जो डिस्टोरेशन ऑफ द इंडियन फिलोसफी हुआ है, मैक्स मूलर जिस प्रकार से परिभाषित करते हुए 6 सिस्टम से कह करके भारतीय दर्शन जो एस.एन. दास गुप्ता में 27 टाइप का है, उसको 6 दर्शनों में सीमित करता है, उसको हम आंसर कर सके हैं एस.एन. दास गुप्ता के 100 वर्षों बाद भी नहीं कर सके हैं। हम एक ही टेक्स्ट पढ़ाते रहे हैं इंडियन फिलोसफी के एंशिएंट टेक्स्ट को, फॉर ऑल इंडियन फिलोसफी, दैट इज दी सर्वदर्शन संग्राम माधव। वो कहीं षड दर्शन की बात करता है क्या? हम इस प्रकार का जो मिसनॉमर क्रिएट किया गया है, उस मिसनॉमर के को ठीक कर सके हैं क्या? जब हम अपने भ्रम का निवारण नहीं कर सके हैं, तो निश्चित रूप से हम भारत के लोगों के अंदर कॉलोनाइजेशन के कारण, वेस्टर्नाइजेशन के कारण, यूरोसेंट्रिसिटी के कारण से जो भ्रम निर्मित हुए हैं, उनका निवारण नहीं कर सकेंगे। भाषा का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने भारतीय भाषाओं में जो फिलोसफी है उसको एक्सप्लोर किया है क्या? भारत के विभिन्न आंचलिक भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेजेस में संतों ने, सीयर्स ने, ऋषियों ने
आचार्यों ने जो दर्शन गाया है उसका से हमारा परिचय हो पाया है क्या? मैंने कोशिश की थी कि इस हॉल के बाहर हर प्रांत से किसी एक ऐसे आचार्य और ऋषि का चित्र लगाया जाए जिसके इर्द गिर्द भारत के उस भूभाग की जीवन प्रणाली घूमती है। हम में से बैठे हुए कितने लोग गुरु जम्बेश्वर के बारे में जानते हैं? When world is crying for restoration of the ecosystem, the philosophy of Jambeswar is the answer of that. हम में से कितने लोग ज्ञानेश्वर के बारे में जानते हैं? ज्ञानेश्वरी जानते होंगे लेकिन ज्ञानेश्वर के बारे में नहीं जानते, उनके इंपैक्ट्स के बारे में नहीं जाने बिना आप फिलोसॉफिकल एनालिसिस और रोटा सिस्टम से उनके सिद्धांतों को याद करके फिलोसॉफी को रेलिवेंट नहीं बना सकते। और हम सब जानते हैं इररेलिवेंट चीजें चलती नहीं है। दिस इज टाइम व्हेन वी हैव टू ask for the relevancy of the philosophy. The society is asking for philosophy, relevant philosophy. The nation is asking for the relevant philosophy. And we are very much engaged in doing such things which are not relevant. पुराना होने से अच्छा नहीं होता है, लेकिन नया होने से सब अच्छा है, यह भी ठीक नहीं है। हमने जो कहा है वह बात सब ठीक नहीं है, लेकिन पश्चिम से जो आया है वह भी सब ठीक नहीं है। जो ठीक है उसको समीक्षा बुद्धि के साथ समाज के सामने प्रस्तुत करने का यत्न हम करेंगे क्या? मैं आप सबसे कह रहा हूं, मैं भी उसमें से शामिल हूं। एक दर्शन के विद्यार्थी के रूप में आप सबसे कम जिम्मेदारी हमारी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, लेकिन किसी न किसी को तो जागते रहो चौकीदार की तरह, एक बार आवाज लगानी पड़ेगी। और मैंने फिलोसफी एरिना में वॉचमैन की जिम्मेदारी स्वतः स्वीकार कर ली है, तो मैं कहूंगा ऐ सोने वालों जागते रहो। यू आर हैविंग द ट्रेजर ऑफ दिस नेशन, लेकिन अगर आप सोते रहोगे तो कोई ना कोई चोर चुरा ले जाएगा इस खजाने को। चोरी निरंतर जारी है। एक वॉचमैन के तौर पर इस अवसर पर मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको देखिए कि जो ट्रेजर आपके पास है उसको बैरिकेटिंग की भी जरूरत है, लेकिन उसको गेट की भी जरूरत है, उसको विंडोज की भी जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है विंडो के रास्ते चोर घुस रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने गेट बंद कर लिया है और जो हमारा गेस्ट आने वाला है वो नहीं आ पा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमने स्टील फेंसिंग बना रखी है इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर गिर गया है और हमको जलाएगा, हमको करंट लगाएगा। दीज आर द इश्यूज जिन पर हमको एड्रेस करना है। ये टाइम है जब रिवाइटलाइजेशन ऑफ फिलोसफी करनी होगी, रिजुनेशन ऑफ द इंडियन फिलोसफी करनी होगी, डिकोलोनाइजेशन ऑफ द फिलोसॉफिकल सिस्टम करना होगा, इंडिजिनस इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस को फिर से हमें प्रारंभ करना होगा। वो विचार प्रक्रिया प्रारंभ होगी शायद वर्धा का अधिवेशन, क्योंकि यह गांधी की धरती है, विनोबा की धरती है, ये बाबा आमटे की धरती है। ये धरती वो है जिसको कालिदास अग्निमित्र में याद करता है, जब आक्रमणकारी हुणों से शकों से लड़ता हुआ अग्निमित्र युद्ध से क्लांत होता है तो वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हुए कालिदास कहता है कि वर्धा की राजकुमारी एक विजयी राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है। इस देश की जनता हम दार्शनिकों से एक ऐसे ही विश्व विजयी अध्येता और दार्शनिक चिंतन की अपेक्षा कर रही है। हम उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे तो सरकार हो या समाज हो, निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी को पूरा करेगा। मैं सिर्फ आपको इस अवसर पर और याद दिलाऊंगा,
हम सब ने खंडन खंड खाद्य का नाम सुना है, हमने सब ने खंडन खंड खाद्य का नाम, हाँ, श्रीहर्ष का नाम सुना है। राजा श्रीहर्ष नहीं, दार्शनिक श्रीहर्ष की मैं बात कर रहा हूं। उससे पूछता है, पैदल जाता हुआ चला जा रहा है, तुम कौन हो? तुमने काफी पढ़ाई की है, लेकिन तुम्हें मिला क्या है? जो श्रीहर्ष उत्तर देता है, वो उत्तर आपके प्रश्नों का उत्तर है। मुझे सामान्य आदमी मत समझो, नंगे पैर चल रहा हूं, एक धोती है, एक ऊपर छोटी सी चादर है, इस नाते तुम मुझे दरिद्र मत समझना, भिखमंगा मत समझना, अकिंचन मत समझना। तांबूलद्वयमासनम चलबते कान्य कुब्जेश्वरात्, मुझे कान्य कुब्जेश्वर यशो वर्मा तांबूल दे करके सम्मानित करता है, बैठने के लिए आसन देता है, वो हम श्रीहर्ष हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दुनिया में फिलोसफी का कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च इज ओनली गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन funded, supported by the government, but an autonomous organization। ये फिलोसफी को पूरी दुनिया में मिला हुआ है। भारत अपने दार्शनिकों को इस रूप में देखना चाहता है कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको साधित नहीं करेंगे, आपको बाधित नहीं करेंगे। आप स्वतंत्र चिंतन की ओर, राष्ट्र के चिंतन की ओर बढ़ें। यह हमारे लिए ऐसा अवसर होगा आने वाला शताब्दी वर्ष, जब हम वास्तव में अपनी चरितार्थता पूरी कर सकते हैं। इसके लिए निश्चित रूप से मैं, जिसकी शुरुआत में भी चर्चा हुई थी, आगे वोट ऑफ थैंक्स होगा तो उसकी भी चर्चा करूंगा। जेनरस सपोर्ट जो भारत सरकार की विविध संस्थाओं ने हमें उपलब्ध कराया है। मंत्री जी, किसी भी संस्था ने हमने उससे कुछ मांगा सहयोग, उसने मना नहीं किया। सीमाएं तो सबकी हैं, अनंत की ओर कोई नहीं जा सकता है, लेकिन अपनी सीमित स्थितियों में सबने हमें सहयोग किया है। मुझे ये पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई दे रहा है। इस पॉजिटिव रिस्पांस को और अधिक अफर्मेटिव विथ कन्विक्शन विथ फिलोसफी हम कैसे कर सकते हैं, इसका रास्ता हमको निकालना होगा। आप सबको, आप सब 4 दिन रहे, तकलीफ हुई होगी, गर्मी भी ज्यादा है, ज्यादा सुविधाएं इस विश्वविद्यालय में नहीं है। गांधी के सपनों का विश्वविद्यालय बनाना था, इसलिए ज्यादा सुविधाएं जुटाई भी नहीं जानी है। एक अर्धनिर्मित हाल में हमने 4 दिन कार्यक्रम किया है, उसकी भी अपनी समस्याएं रही हैं। इन सब के बीच आपके लिए जो सुविधा जुटाने का प्रयास इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों ने अनवरत मेहनत करके की है। कल की रात तो पूरी रात वो जगे हुए थे। ये बता रहा है कि भारत के विश्वविद्यालय, विशेषतः यह विश्वविद्यालय, अपनी प्राचीन गुरुकुल की परंपरा की ओर लौट रहा है, जिसमें वास्तव में विश्वविद्यालय एक परिवार होता है और वाइस चांसलर के रूप में जो मुखिया है, जो नेतृत्व करता है, वास्तव में उस परिवार के, उस कुल के पति के रूप में, कुलपति के रूप में अपने को संतुष्ट महसूस करता है। इस अवसर पर मैं संतुष्ट हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सबके प्रति जो पूरे देश से आए हैं, भारत के पड़ोस के बहुत सारे देशों से आए हुए हैं, 5 या 6 देशों से आए हुए हैं, उन सब को फिर से वर्धा आने का निमंत्रण देता हूं। शताब्दी वर्ष चाहे जहां होगा, हम एक सेशन कोई वर्धा में जरूर करेंगे। इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से मंत्री जी, 3 घंटा मिलना मुश्किल होता है, 3 दिन दिया है आपने, इसके लिए हम आपके आजीवन ऋणी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु इस आयोजन के स्थानीय आयोजन सचिव, विश्वविद्यालय के फिलॉसफी और कल्चर डिपार्टमेंट के अध्यक्ष और मेरे जैसे, हमारे जैसे स्वयं सेवकों के भैया डॉक्टर जयंत उपाध्याय जी को आमंत्रित करती हूँ।
आभार रमसा जी, माननीय मंत्री महोदय, माननीय कुलपति जी, आदरणीय मंच, सम आदरणीय सभागार। जब दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये पत्थर माननीय कुलपति जी ने हम सबको दिया था, हम सारे विश्वविद्यालय के अध्यापकों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों, कर्मचारियों को दिया था। वो पत्थर क्या था? आतिथ्य का पत्थर था, सत्कार का पत्थर था, और हम लोगों ने प्रयास किया कि वह एक सुराग आसमान में बनाने का प्रयास करें। मैं धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में कृतज्ञता ज्ञापन के अभिप्रेरणा का आधार कोई भाव ही होता है, चाहे वह दर्शन महासभा के साथ संबंध भावना का सूत्र हो, या एशियाई दर्शन के आकर्षण का हो, या ये सभी कारक एक साथ मिले हों। इन्हीं अभिप्रेरणाओं से अखिल भारतीय दर्शन महासभा के 95वें अधिवेशन को आयोजित करने में सदप्रेरणा की प्राप्ति हुई। 95वां अधिवेशन कई पुण्य संभारों के प्रेरणा का प्रतिफलन है। इसे हम सब ने प्रोफेसर आचार्य, हम सबके कुलगुरु प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी के वैदुष्य के स्नेहिल भाव को संबल से ग्रहण करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम मैं सबसे क्षमा याचना करता हूं कि हमारी ओर से कोई चूक हुई हो, तो किसी को पीड़ा पहुंची हो, तो मैं सबसे अन्यथा भाव से क्षमा मांगता हूं। मैं माननीय कुलपति जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आपकी क्रांति दृष्टि, आपका वैशिष्ट एवं आपके प्रभाव की प्रसरणशीलता तथा आपके कार्यक्रम संयोजन की अद्भुत क्षमता के प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपने शास्त्रार्थ की एक रोचक और भारतीय परंपरा को हम सबके सामने प्रस्तुत करवाया, उसे अवगत करवाया। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय मंत्री महोदय का, जिसके आपके स्नेह के तार निरंतर अवच्छिन्न रूप से विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन को हर्षित करता रहे। मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं मंच पर आसीन प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी को, डॉक्टर पूजा व्यास जी को, आईसीपी के समस्त कार्यकारिणी के प्रति आभारी हूं, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को अवसर दिया। मैं जो लोग उपस्थित यहाँ नहीं हैं, जैसे SR भट्ट जी, प्रोफेसर LP सिंह जी, प्रोफेसर सचिदानंद मिश्र जी, प्रोफेसर निर्जा अरुण गुप्त जी, हमारे माननीय सांसद, मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस आयोजन के समस्त व्याख्यान मालाओं, संगोष्ठियों और विभागों के समस्त अध्यक्ष, समस्त स्थानीय संयोजक के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति द्वय प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल जी, प्रोफेसर चंद्रकांत एस रागेट जी, समस्त अधिष्ठातागण, समस्त विभागाध्यक्षगण, समस्त अध्यापक वृंद, समस्त अधिकारीगण, समस्त कर्मचारीगण, हमारे कुल सचिव महोदय, सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूँ डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे का, जिन्होंने एक पूरी टीम बना करके वो जो आसमां में जो छेद की बात हो रही थी, छेद वास्तव में इन्होंने किया है। मैं पवन कुमार जी के प्रति, अरविंद कुमार, राजीव पाठक, मनोज मानापुरे और अमित विश्वास के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं पूरे लीला की टीम के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली,
ICSSR, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और डॉक्टर रोमशा शुक्ल जी के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं। और बाहर से आए हुए 27 राज्यों और 5 देशों के सभी प्रतिनिधियों को मैं नमन करता हूं और पुनः मैं क्षमा याचना करता हूं कि अगर हमसे कोई भूल से भी भूल हो गई है तो हमें माफ करेंगे और आगे पुनः यहाँ आने के लिए प्रयत्नशील होंगे, ऐसी मेरी कामना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। अब सभागार से निवेदन है कि वे राष्ट्रगान हेतु सज्ज हों। तकनीकी टीम से निवेदन है कि वे राष्ट्रगान प्रेषित करें। We have organized high tea outside the hall. A kind announcement for all the delegates. We have organized the high tea outside the hall.